हम कक्षा द्वादशी में अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 का ही टॉपिक है। इसमें हम पहले पढ़ भी चुके हैं। आपको जैसे मैंने एक प्रश्न लिखवाया था, मुख्य आर्थिक समस्या क्या है, यानी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या है? चयन की समस्या। ये चयन की समस्या क्यों है? क्योंकि एक वस्तु के एक से अधिक वैकल्पिक स्वरूप है, इसलिए उनमें से किसका चयन किया जाए, वो चयन की समस्या है मुख्य रूप से आर्थिक समस्या में। अब आता है केंद्रीय आर्थिक समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था या आर्थिक रूप से केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है जिनके बारे में निर्णय लेना होता है। उसमें सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए, पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, जैसे उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए या रक्षा सामग्री से संबंधित उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहला ये जो अपना डायग्राम है, इसमें हमने एक साइड में लिया है रक्षा सामग्री और दूसरी साइड में उपभोक्ता वस्तु यानी मक्खन और घी लिया है। तो ये डायग्राम है जिसमें ओ से बैक की तरफ मक्खन या घी है और ऊपर की तरफ ओ से ए की तरफ रक्षा सामग्री है। ये एक संयोग है, यानी इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं होना है। तो मान लीजिए कि रक्षा सामग्री का उत्पादन यहाँ पर किया जाए और यहाँ तक किया जाए, तो जो मक्खन का उत्पादन है वो केवल इतना ही होगा, यानी कम होगा। तो रक्षा सामग्री का यदि उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो मक्खन का जो उत्पादन है वो कम होगा। कहने का मतलब है कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन कम होगा और रक्षा सामग्री का उत्पादन ज़्यादा होगा। दूसरा संयोग लें तो इसमें यदि हम रक्षा सामग्री का उत्पादन कम कर दें तो हम उत्पादन जो उपभोक्ता वस्तु है उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या उत्पादन किया जाए, ये हम इसमें तय करते हैं कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन ज़्यादा किया जाए या रक्षा सामग्री का उत्पादन ज़्यादा किया जाए। फिर आता है कैसे उत्पादन करें। उत्पादन करने के जैसे पहले भी आपको तरीके बताए थे, जैसे एक तो मशीनों के द्वारा उत्पादन होगा या श्रमिकों के द्वारा उत्पादन होगा। यदि हम इसमें 2 नंबर डायग्राम है, इसमें यदि उत्पादन करते हैं तो ये जो ओ और स है, इस यहाँ पे श्रमिकों द्वारा उत्पादन है और इधर ओ से द में पूंजी या मशीनों द्वारा उत्पादन है। तो यदि हम श्रमिकों को ज़्यादा काम में लेंगे या उनके द्वारा उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो मशीनों के द्वारा जो उत्पादन है वो कम होगा। और यदि श्रमिकों की संख्या घटा देंगे तो इधर मशीनों द्वारा उत्पादन ज़्यादा होगा। तो ये तय करना होता है कि कैसे उत्पादन करेंगे, उत्पादन करने की जो तकनीक है वो कौन सी होगी, श्रमिकों द्वारा ज़्यादा होगी या मशीनों द्वारा। तीसरी केंद्रीय समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसमें 2 वर्ग बताए हैं, एक निर्धन वर्ग और एक है धनी वर्ग। यानी जो भी उत्पादन किया जाएगा वो निर्धन वर्ग के लिए ज़्यादा किया जाएगा या धनी लोगों के लिए, ये इसमें तय किया जाता है। तो मान लीजिए ओ से ये निर्धन वाले लोगों के लिए उत्पादन रेखा बताती है और ओ से आर ये धनी लोगों के लिए उत्पादन को बताता है। तो अब यदि ओ से हम उत्पादन शुरू करते हैं, निर्धन वर्ग के लिए ज़्यादा करेंगे तो धनी वर्ग के लिए उत्पादन कम होगा और धनी वर्ग के लिए हम ज़्यादा करेंगे तो निर्धन वर्ग के लोगों के लिए उत्पादन कम होगा। तो इसमें इसका निर्णय लिया जाता है कि उत्पादन किसके लिए ज़्यादा किया जाएगा या किसके लिए कम किया जाएगा। ये तो हो गई केंद्रीय समस्याएं। अब इन समस्याओं का हल अवसर लागत द्वारा इसका समाधान किया जा सकता है। वो कैसे? अवसर लागत का पहले हम अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या है? एक वस्तु की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की गंवाई या त्यागी गई मात्रा होती है। यानी एक वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, जैसे मैंने उदाहरण के द्वारा समझा है कि मान लीजिए ए और बी 2 प्रकार की वस्तु है।
ए की हम 6 उत्पादन मात्रा 6 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं और ब की 4 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। अब यदि हम संयोग बनाते हैं कि ए की इकाई को बढ़ा देते हैं तो ब की इकाई है वो 2 रह जाती है। तो इसके 1 बढ़ाने से ब की जो इकाई है वो 2 कम हो गई, तो अवसर लागत है वो बी की 2 इकाई के बराबर हो जाएगी। अवसर लागत का अर्थ समझने के बाद हम ये समझेंगे कि भाई अवसर लागत द्वारा जो समाधान है आर्थिक समस्या का वो किस प्रकार होता है। ये एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये डायग्राम है जिसमें ओ से दैर है व ब, ये जो रेखा है वो है घी या मक्खन यानी उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित वक्र है। फिर ओ से ए तक ये जो है ये रक्षा सामग्री से संबंधित वक्र है। अब मान लीजिए कि ओ से ल तक यानी 5 यूनिट रक्षा सामग्री का उत्पादन किया जाता है, तो जो उपभोक्ता वस्तु है उसका उत्पादन 15 होगा। फिर इसको दूसरा संयोग बनाते हैं, उसमें ओ से यह तक मान लीजिए रक्षा सामग्री का जो उत्पादन है वो बढ़ा देते हैं हम 5। तो इधर जो आपके उपभोक्ता वस्तुओं का जो संयोग है वो कम हो जाएगा, यानी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन 15 से घट के 10 हो जाएगा। फिर हम तीसरा संयोग लेते हैं, रक्षा सामग्री को और बढ़ा देते हैं, ओ से स तक 15 यूनिट कर देते हैं। तो इधर घी या मक्खन यानी वस्तुओं ये आपके उपभोक्ता वस्तुओं का जो इकाई का उत्पादन है वो कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से एक की उत्पादन इकाई बढ़ाते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन की जो संभावना रेखा है वो तो यही है। यदि हम घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो उसी में जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं उसी को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। रक्षा सामग्री को बढ़ा देते हैं तो जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो कम हो जाती है, उपभोक्ता वस्तुओं को बढ़ा देते हैं तो रक्षा सामग्री का उत्पादन कम हो जाता है। तो ये है उत्पादन संभावना वक्र। अब आता है आर्थिक विश्लेषण की मान्यताएं, यानी हम कोई भी प्रकार का अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई बात का विश्लेषण करते हैं तो कुछ बातें हम मान के चलते हैं या मान्यताएं लेके चलते हैं, जिसमें पहली है अन्य बातें समान रहे, यानी कोई भी साधन है उसकी मात्रा समान होगी, गुण समान होंगे, कीमत सबकी बराबर होगी, ये हम मान के चलते हैं। तो पहला हो गया अन्य बातें समान रहे। दूसरा है आर्थिक इकाई की विवेकशीलता, जैसे उत्पादक है या उपभोक्ता है उस हम ये मान के चलते हैं कि वो विवेकशील है, यानी उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान है, यानी उनको पता है कि कौन सी वस्तु को खरीदने से या कौन सी वस्तु को बेचने से उसको लाभ होगा, तो उनको हम विवेकशील मान के चलते हैं। फिर आता है आर्थिक मानव की अर्थव्यवस्था में सभी मनुष्य आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि मानव जो है वो आर्थिक होगा। फिर 4 नंबर संतुलन की आरंभिक दशा, जो संतुलन है प्रारंभ में वो सही होगा या उचित होगा। फिर 5 नंबर है विशेष सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं से संबंध, कि अर्थशास्त्र का संबंध सामाजिक से, राजनीति से और आर्थिक संस्थाओं से है। फिर 6 है जीव विज्ञान और भूगोल से संबंध, यानी अर्थशास्त्र का संबंध जीव विज्ञान और भूगोल से है, ये हम मान के चलते हैं।